आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 और इस पूरे एक्सरसाइज में क्वेश्चन जो है वो बेस्ड है कि बीजगणितीय रूप से व्यक्त करें और फिर ग्राफीय रूप में व्यक्त करें। यानी कि स्टेटमेंट दिया हुआ है, उस स्टेटमेंट को हमको बीजगणित के रूप में इसको बदलना है और फिर इसको ग्राफीय रूप में कैसे व्यक्त किया जाए इस पर आधारित है इस एक्सरसाइज में। तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे। एक्सरसाइज 3.1 आइए हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आइए समझते हैं क्वेश्चन को। आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। पहले इसी स्टेटमेंट को हम लोग क्लियर करते हैं। यानी कि एक आदमी है, इसका नाम है आफताब, वो अपनी बेटी से कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था और प्रेजेंट टाइम में वो कह रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे यानी कि आफताब की उम्र और उसकी पुत्री की उम्र का कोई निश्चित पूर्वक कहना मुश्किल है, इसलिए यहाँ पे इस स्थिति में हमको 2 चर पद को लेकर चलना पड़ेगा। एक आफताब की उम्र मानना पड़ेगा कि वर्तमान में उसकी उम्र x है और वर्तमान में उसकी पुत्री की उम्र y है, और फिर उसके आधार पे हम लोग ये इक्वेशन को सही ढंग से बना पाएंगे। तो मान लेते हैं, माना कि आफताब की वर्तमान में आयु यानी कि आज की डेट में, और उसी तरह से मानना पड़ेगा कि आफताब की पुत्री की आयु, और ये हमारा y वर्ष। अब हम लोग इक्वेशन को बनाते हैं। तो 7 वर्ष पूर्व में यानी आज अगर हम x माने हैं तो 7 वर्ष पूर्व की अगर हम बात करें तो तब उसकी उम्र क्या हो जाएगी। और जब वर्तमान से अगर हम पीछे की बात करें इक्वेशन में तो हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा कि वर्तमान में उसको घटाना पड़ेगा। अगर आने वाले समय या कुछ वर्षों के बाद की बात करेंगे तो वर्तमान में जो आयु है उसके साथ उसको जोड़ना पड़ेगा। तो अब इक्वेशन को यहाँ पे देखते हैं, क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व तब आफताब की उम्र क्या हो जाएगी। आफताब की आयु x-7 वर्ष, और जब इसकी उम्र 7 साल पीछे पहले x-7, तो उसी तरह से आफताब की पुत्री की उम्र भी कुछ होगी और वो y-7 वर्ष। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्टेटमेंट को आप समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग कह रहे कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि अब इक्वेशन को देखिए, ये x-7 ये हो गया 7 वर्ष पूर्व आफताब की उम्र, और 7 वर्ष पूर्व उसकी बेटी की उम्र, उसकी पुत्री की उम्र जो है वो y-7 है। और कह रहा है कि उस समय जो तुम्हारी उम्र थी, आयु थी, उसका 7 गुना। तो ये जो उम्र है तो इसको क्या करेंगे हम लोग, 7 से गुना करेंगे, तब ये दोनों आपस में बराबर होगा, ये इक्वेशन। अब इसको हम सॉल्व कर दें तो x-7 और इक्वल टू ब्रैकेट को हटाएंगे तो 7y और फिर -7 और x y को इधर लेके आए तो -7y और फिर -7, और अगर 49 को अगर हम इधर लाएं तो +49 और इधर हमारा ये 0। तो x-7y अब माइनस और प्लस माइनस तो हो जाएगा +42 और इक्वल टू 0। तो ये पहला इक्वेशन हमारा बना x-7y + 42 इक्वल टू 0। तो ये तो चूँकि हम लोग पहले से जान रहे हैं कि अगर 2 चर वाला रैखिक समीकरण है तो एक समीकरण से कभी भी हल नहीं होगा। तो और आगे भी क्वेश्चन का पार्ट है, अब उसको देखते हैं। तो फिर कह रहे हैं कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। और फिर आफताब अपनी बेटी से कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, अब यहाँ पे 3 जैसे 7 वर्ष पूर्व की बात थी
तो अब यह 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, स्वाभाविक है वर्तमान में x है तो 3 साल के बाद इसकी उम्र क्या हो जाएगी, तो वर्तमान में 3 साल को जोड़ना पड़ेगा, स्वाभाविक सी बात है। तो x प्लस 3 वर्ष और उसी तरह से 3 वर्ष बाद आफताब की पुत्री की आयु क्या हो जाएगी, और ये y प्लस 3 वर्ष। अब फिर यहाँ पे अब एक स्टेटमेंट को फिर हम लोग इक्वेशन के तौर पे बनाने की कोशिश करते हैं। कह रहे कि आ गया 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगा, ये x प्लस 3 वर्ष बाद x प्लस 3 और इक्वल टू, और उस समय उसकी बेटी की उम्र क्या है y प्लस 3, और वो कह रहा है कि इस समय जो तुम्हारी आयु है उसका 3 गुना ही मैं रह जाऊंगा, और x प्लस 3 और इसको सॉल्व करें तो 3y ब्रैकेट को अगर हटाएंगे तो 3y के साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर 3 के साथ, तो ये 9। ये इक्वेशन हमारा हो जाएगा ऐसा, ये x माइनस 3y और ये प्लस 3 इधर आपका, और फिर 9 को इधर लेके आए माइनस 9 इक्वल टू 0, तो x माइनस 3y और प्लस माइनस माइनस और चिन्ह माइनस का रह जाएगा, ये 6 बराबर 0। ये हमारा 2 इक्वेशन बना। ये तो हो गया एक हमारा x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0 और दूसरा x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन का मतलब ये क्वेश्चन का ये बीजगणितीय रूप में हम लोग रूप बदलने में कामयाब रहे, और इसका दूसरा पार्ट जो है वो है ग्राफीय विधि द्वारा व्यक्त करें। अब हम लोग और पहले से हम लोग जान रहे हैं कि ग्राफ खींचने के लिए हमको हर इक्वेशन का मिनिमम 2 मान चाहिए और फिर तब हम जाकर ग्राफ खींच पाएंगे। एक इक्वेशन हमारा यहाँ पे इक्वेशन को रहने देते हैं, ये x माइनस 7y और प्लस 42 इक्वल टू 0, ये हमारा पहला इक्वेशन, और फिर x माइनस 3y माइनस 6 और इक्वल टू 0, ये हमारा दूसरा इक्वेशन। अब हमको इसको ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। बातें हैं इसको कि कैसे उस रूप में व्यक्त किया जाए। अब यहाँ पे पहला इक्वेशन x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0, और हम लोग पहले से जान रहे हैं कि ग्राफ खींचने के लिए हमको दोनों चरपथ का मिनिमम 2 मान चाहिए। अब यहाँ पर भी चूँकि 2 चरपथ है x और y, और हमेशा यहाँ पे ये स्वतंत्रता रहती है कि आप किसी एक चरपथ को स्वतंत्र छोड़ें, और हम लोग यहाँ पे x को स्वतंत्र करते हैं, और यहाँ पे अब उस संदर्भ में आप देखेंगे y बराबर क्या हो जाएगा। तब ये हमारा इक्वेशन है x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि माइनस 7y है, इसलिए ज़्यादा आसान होगा कि x प्लस 42 और डायरेक्ट 7y को उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा हमारा। अब हम लिख सकते हैं इसको ना, y बराबर यानी x प्लस 42 और बटे 7, y बराबर x प्लस 42 और बटे 7 ये। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको पूरी आज़ादी है कि x का मान कोई भी मान हम रख सकते हैं, लेकिन जो इक्वेशन y बराबर निकला है वो अगर आपका मान पूर्णांक में आए तो ग्राफ को उसको रूप से दर्शाना ज़्यादा आसान रह जाएगा। इसलिए अगर एक मान को अगर हम 0 रखते हैं, जो हमेशा रखा जाता है, तब देखिए y का मान क्या होगा। तो x का मान 0, तो 0 प्लस 42 और बटे 7, तो ये 42 बटे 7 7 छक्के 42। तो हम देख रहे हैं कि मान हमारा पूर्णांक में, तो ये मान हमारा तो सही है, तो y का मान तब क्या हो जाएगा, ये 6। अब उसी तरह से x का दूसरा मान अगर हम रखें
आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन अगर हम x का मान 7 रखते हैं 7, तब क्या हो जाएगा, y का मान यानी कि 7 + 42 और बटे 7, और 42 7 49 और 49/7, तो ये 7 7 49। तो यह मान अगर हम 7 रखते हैं तो ये पूर्णांक में आ जाता है। तब हम क्या देखते हैं कि y का मान हमारा 7 आया। ये इक्वेशन 1 का x का 2 मान और y का भी 2 मान हमारा निकल गया। और यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन अपनी सुविधा के लिए कि ग्राफ में उसको दर्शाना आसान रहे, इसलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अब इक्वेशन 2 पे हम लोग आते हैं। ये इक्वेशन 2, फिर यहाँ पे x को स्वतंत्र और फिर 3y का मान देखते हैं। अब क्या हो जाएगा, ये x - 6 = 3y और x - 6 बटे 3, और ये हमारा y, और y बराबर x - 6 बटे 3 ये माना। और फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अगर x के मान को अगर हम 0 रखें तो y का मान क्या निकलेगा, तो x यानी कि 0 - x 6 और बटे 3, और 0 - 6 तो -6 बटे 3, 3 दूनी 6 तो -2, ये -2 हमारा मान निकल कर आया। अब दूसरा x का मान अगर हम 6 रखते हैं तो ये 6 - 6 होगा, 6 - 6 और बटे 3, तो 6 में 6 घटा कितना 0, 0 बटे 3, इसका मतलब है y का मान हमारा 0 निकलेगा, 0 बटे 3 0 ही के बराबर। अब हम क्या देख रहे हैं कि इक्वेशन 1 और 2 से हमारा दो चार्ट x और y का मिनिमम 2 मान हम लोग निकाल चुके हैं। अब हमको ग्राफ खींचना है। अब ग्राफ खींचने के लिए x एक्सिस और y एक्सिस लेने की आवश्यकता पड़ेगी, और हम यहाँ देख लेते हैं कि x का मैक्सिमम मान हमारा कितना है, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 6, तो मैक्सिमम मान हमारा 7, और y का मान अगर हम देखें 7 और मिनिमम मान जिसका हमारा -2 है, तो y को -2 तक भी ले जाना पड़ेगा मान को। और ये हम जान रहे हैं कि ये हमारा y एक्सिस, ये y एक्सिस और ये हमारा x एक्सिस। अब यहाँ पे मैक्सिमम मान हमारा 7 है, तो एक उचित माप का हम लोग दूरी ले लेते हैं। ये हमारा 1, ये 2, 3, 4 और ये 7, और उसी तरह से y एक्सिस पे भी हमारा मैक्सिमम हम 7 तक गया है, और इसी उचित को यहाँ पे भी हम लोग ले लेते हैं। ये 1, 2, 3, 4, क्योंकि एक्चुअली इसको दिखाना है ग्राफ पेपर पे, तो वहाँ ज़्यादा परेशानी नहीं होगी इस माप को लेने में। और ये हमारा 7, और माइनस में भी मान है हमारा y का -2, और ये हमारा -1 और ये -2, ये हमारा ग्राफ। अब क्या करते हैं, इस ग्राफ में ये जो चार्ट हमारा बना है x और y का मान, तो इस ग्राफ पेपर पे एक्चुअली हमको वो बिंदु प्राप्त करना रहता है जो यहाँ पे मान हमारा निकला हुआ है। अब क्या देख रहे हैं कि x का मान 0 और उस संदर्भ में y का मान हमारा 6 है। तो आपको एक बिंदु प्राप्त करना है इस ग्राफ पे, इसका कोऑर्डिनेट यानी कि 0 और 6 है। इस चार्ट का निकालने का उद्देश्य ही है कि आपको वो बिंदु प्राप्त करना है, और वो है हमारा 0, 6, यानी कि x का मान कहाँ से लाए 0 और y का मान यहाँ पे हमारा 6, 0 और 6। अब ये हमको देखना है कि ये बिंदु इस ग्राफ पे कहाँ पे स्थित है, और जैसे ही हम देख रहे हैं कि हमारा x कोऑर्डिनेट का मान 0 आ गया, तो एक चीज़ निश्चित पूर्वक हम बोल सकते हैं कि वो बिंदु हमारा y एक्सिस पर स्थित होगा, और y एक्सिस पर कहाँ स्थित होगा, जहाँ पे हमारा ये मान 6 है और ये 6, तो यहाँ पे ये हमारा 0 और 6, ये बिंदु हमारा मिल गया। अब फिर दूसरा बिंदु जो हम देख रहे हैं कि इस चार्ट से है, वो है हमारा 7 और 7, 7, 7। अब x
कोऑर्डिनेट का मान 7 और y कोऑर्डिनेट का मान भी हमारा 7, तो हम देख रहे हैं x एक्सिस पे हमारा 7 यहाँ पे और y कोऑर्डिनेट पे ये 7 हमारा यहाँ पे। तो इन दोनों का जो इसको इस तरफ अगर हम बढ़ाएं, मतलब x एक्सिस के समानांतर और 7 को y एक्सिस के समांतर, तो हम देखेंगे ये बिंदु यहाँ पर एक दूसरे को रेखा मिलेगी और यही बिंदु हमारा प्राप्त हुआ, जिस बिंदु का कोऑर्डिनेट 7 और 7 है। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों बिंदुओं को हम आपस में मिला देते हैं और फिर दूसरा चार्ट से जो बिंदु हम को प्राप्त हुआ है, वो पहला बिंदु का कोऑर्डिनेट हमारा 0 और -2 और दूसरा बिंदु का कोऑर्डिनेट हमारा 6 और 0 है, 0 -2। अब यहाँ पे 0 -2 x कोऑर्डिनेट का मान हमारा 0, तो कहाँ पे होगा, y एक्सिस पे, और y एक्सिस पे कहाँ पे, जहाँ इसका मान -2 है, तो ये 0 -2 और फिर 6 0, दूसरा जो बिंदु है 6 0, यानी कि y कोऑर्डिनेट का मान हमारा हम 0 और इसीलिए ये x एक्सिस पर होगा और x एक्सिस के कहाँ पे, ये जहाँ पे हमारा ये मान है, तो इस बिंदु का कोऑर्डिनेट यहाँ पे हमारा 6 0, ये 6 और ये 0, इस बिंदु का कोऑर्डिनेट। अब इन दोनों बिंदुओं को आपस में हम लोग मिला देंगे और यही हम लोग यहाँ पे हल की बात हम लोग नहीं करेंगे। इस रेखा को अगर हम आपस में आगे बढ़ाएं तो ये दोनों रेखा कहीं ना कहीं उस बिंदु पर जाकर मिलेगी, वो हल की बात हम लोग यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे है कि दो अलग अलग रेखा हमको दिखाना था ग्राफ पेपर पे, और एक तो हो गया बीजगणितीय रूप और ये हो गया आपका ग्राफीय रूप। और अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको पूछता है तो हम लोग इसी रूप से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे, और क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। पहले इसी को हम लोग क्लियर करते हैं। फिर यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि क्रिकेट में बैट और बॉल की आवश्यकता पड़ती है और एक कोच इन दोनों चीज़ों को खरीदता है। और यहाँ पे फिर निश्चित पूर्वक कहना मुश्किल है कि एक बैट का मूल्य क्या है और एक बॉल का मूल्य क्या है, इसलिए यहाँ पर फिर हमको मतलब चर पद की सहायता से ही इस क्वेश्चन को हम व्यक्त कर पाएंगे। तो यहाँ पे फिर हम लोग मान लेते हैं कि माना, और हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी आप बीजगणितीय रूप में व्यक्त करेंगे तो अगर 3 बल्ले की बात हो रही है तो हमको वहाँ पे यूनिट को लेकर चलना पड़ेगा, तो मानना पड़ेगा कि एक बैट का मूल्य x है और हमेशा माना जाता है वो इकाई को ही लेकर। ठीक है, मान लिए हम लोग यहाँ पे कि एक बैट का मूल्य x रुपये है और एक बॉल का मूल्य हमारा y रुपये है। अब क्या कह रहे हैं कि 3 बल्ला तथा 6 गेंद खरीदी गई है। 3 बल्ला, तो एक बैट का x, यहाँ पे बल्ला के बदले में बैट लिख दिए, कोई बल्ला ही आप लिखिए x, तो 3 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, तब चेंज ही कर देते हैं हम क्वेश्चन, और 3 बल्ले का मूल्य तब एक का x, तो 3 बल्ले का 3x, और फिर प्लस, और बॉल कितनी खरीदी गई है 6 गेंद, और एक का मूल्य y रुपये, तो 6 बॉल का मूल्य 6y, और इन दोनों का जो कॉस्ट है वो आ रहा है कितना, 3900 रुपये, 3900 रुपये। ये हमारा, अब यहाँ पे पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि अगर आपका कोई भी इक्वेशन अगर देख रहे हैं कि उसमें पॉसिबिलिटी है कॉमन की, जैसे यहाँ पे, तो हम इसको अगर इस ढंग से लिखें तो ये इक्वेशन हमारा स्टैंडर्ड रूप में होगा, ये x + 2y और इक्वल टू 13,3900, ये 3 और 3 हमारा कटा, तो x + ये 2y और इक्वल टू ये 1300, ये हमारा पहला इक्वेशन हुआ। अब आगे कह रहे हैं, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 2 गेंद, एक बल्ला, तो एक बल्ले का मूल्य x रुपये, और फिर बॉल कितना, 2 गेंद, तो 2 बॉल का मूल्य 2y, और इनका कॉस्ट कितना हो जाता है, ये हमारा 1300 रुपये, और x + 2y, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, और ये हमारा ये दूसरा इक्वेशन बना, x + 2y = 1300।
अगर हम दोनों इक्वेशन को अगर हम देखें तो ये दोनों इक्वेशन एक ही इक्वेशन के रूप में हमारा निकल कर आया है। कॉमन को अगर हटाए तो इसका मतलब है ये दो इक्वेशन एक ही इक्वेशन के रूप में अगर हो तो ये स्थिति बताता है कि समीकरण जो रेखा हमको प्राप्त होगा वो दोनों रेखा एक ही रेखा पर स्थित होगा। तो ये हमारा बीजगणितीय रूप में ये इक्वेशन, अब इसको हम लोग ग्राफीय रूप में व्यक्त करते हैं। अब यहाँ पे माइंड में कुछ प्रश्न आता होगा कि जब दोनों इक्वेशन एक ही है तो फिर इसका हम ग्राफ कैसे खींचें। अब यहाँ पे पहले ही की तरह हम लोग फिर x और y का दो मान प्राप्त करेंगे और ये हमारा x और यहाँ y, तब 2y बराबर क्या हो जाएगा 1300 और माइनस x, और y बराबर 1300 माइनस x बटे ये 2। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को देख के घबराना नहीं है कि मान अगर बड़ा हो जाए तो ग्राफ पेपर पे जिस तरह से हम लोग एक निश्चित दूरी को हम लोग मानते हैं एक, तो अगर मैक्सिमम मान रहेगा, बड़ा मान रहेगा, तो ये जो मान हमारा मानने का रहेगा वो बड़ा बड़ा मान लेंगे। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे पहले देखते हैं कि x का मान क्या रखा जाए। तो हमारा y का मान एक पूर्णांक है और यहाँ पे प्रश्न उठता है कि उचित मान क्या रखा जाए। अब यहाँ पे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि भाई कौन सा मान लें, कैसा मान लें। जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इस चार्ट में हमको x का मान हम अपने मन से रखते हैं और फिर उस मान को इक्वेशन में रख करके y का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे पूरी आज़ादी रहेगी, आप अपनी सुविधा से कोई मान रखें। लेकिन यहाँ पे अगर हम x का मान अगर हम 100 रखते हैं तो 1300 माइनस 100 तब कितना हो जाएगा, ये 1200 और 1200 बटे 2 तो हमारा 600। ये तब हमारा y का मान जो है वो 600 आएगा और y बराबर है ना, ये y का मान कैसे निकालें 1300 माइनस x बटे 2, ठीक है, और ये 600 मान आए। अब उसी तरह से अगर x का मान अगर हम 300 रखते हैं तब 1300 माइनस 300 तब कितना हो जाएगा आपका 1000, और फिर 1000 में 2 से भाग दें तो फिर हमारा मान निकल कर आएगा ये 500। तो हम क्या देख रहे हैं कि x और y का मान हमारा निकल कर आ गया। अब उसी तरह से दूसरे इक्वेशन में, क्योंकि इक्वेशन तो सेम है, और ये हमारा x और ये हमारा y। अब यहाँ पे अब हम दूसरा मान लेते हैं। अगर x का मान यहाँ पे 500 लें, x का मान 500, तो वो इक्वेशन हमारा क्या था y बराबर 1300 माइनस x और बटे ये 2, ये इक्वेशन है हमारा। अब यहाँ पे 1300 माइनस 5 तो ये हो गया आपका 800, और 2 से भाग देंगे इसको तो ये हमारा मान निकल कर आया 400। और फिर एक दूसरा मान हम लेते हैं 700, तो 700 1300 माइनस 700 तो ये 600 बचेगा, और 600 को 2 से भाग देंगे तो 2 तिया 6, ये हमारा 300। अब हम क्या देख रहे हैं कि दोनों इक्वेशन से मतलब दो चार्ट हम प्राप्त कर चुके, x और y का यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब हमको ग्राफ खींचना है। अब ध्यान क्या रखना है कि x का मान हम देख रहे हैं कि 300 और x का मान यहाँ मैक्सिमम 700, और y का मान अगर हम देखें तो मैक्सिमम मान हमारा यहाँ पे 600 मान गया है। ये हमारा y एक्सिस और ये हमारा x एक्सिस। अब x एक्सिस पे मान हमारा कहाँ तक गया है 700 तक गया है, तो उसी उचित माप का हम लोग मान लेते हैं। अब यहाँ से हम लोग मानेंगे कि ये हमारा 101 भाग है, और ये हमारा तब हो जाएगा 200, ये 300, ये 400, ये 500
ये 600 और ये दूरी हमारा ये 7। हाँ, और अब उसी तरह से हम लोग देखें कि एक्स एक्सिस पे हम लोग 700 ले चुके, अब वाई पे देख रहे हैं कि मैक्सिमम मान हमारा कहाँ के गया, ये से 600 तक, और यहाँ पर भी हम लोग उसी उचित माप को लेते हैं। ये 100, 200, 300, ये 400, ये 500, ये 600 और ये हमारा 700। अब हम लोग इस ग्राफ में वो बिंदु प्राप्त करना है कि इस बिंदु का एक्स कोऑर्डिनेट का मान उस बिंदु के एक्स कोऑर्डिनेट का मान कितना है, ये 100 और वाई कोऑर्डिनेट का मान 600, और दूसरा बिंदु जिसका कोऑर्डिनेट हमारा 300 एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का मान हमारा ये 500 है, उसको प्राप्त करना है। आते हैं वो बिंदु को हम लोग ढूंढते हैं, कहाँ पे है, एक्स कोऑर्डिनेट का मान 100, ये हम लोग 100 पे यहाँ पे आए, और वाई कोऑर्डिनेट का मान 600 ये यहाँ पे। अब क्या करते हैं, दोनों बिंदु एक बिंदु प्राप्त करने के लिए कि इसको हम लोग वाई अक्ष के समांतर आगे बढ़ाते हैं और इसको एक्स एक्सिस के समांतर आगे बढ़ाते हैं, तो ये बिंदु हमको ये यहाँ पे प्राप्त होगा, यानी कि 100 और ये 600 इस बिंदु का कोऑर्डिनेट है। और दूसरा बिंदु जो है वो है 300 और 500। 300 कहाँ पे, यहाँ पे, और 500 हमारा यहाँ पे। तो इसको अगर हम इस तरह से बढ़ाएं और 300 और इस 300 को आगे अगर बढ़ाएं तो ये बिंदु हमको यहाँ पे प्राप्त हुआ, और इस बिंदु का कोऑर्डिनेट का मान हमारा ये 300 और ये 500, क्योंकि इसको ये हमारा ये बिंदु प्राप्त हुआ, यानी कि 300 और 500, और इन दोनों बिंदुओं को हम आपस में मिला दें, ये मिला दी। और फिर देख रहे हैं कि अब दूसरे चार्ट में वो हमारा है 500 और 400, और दूसरा बिंदु जिसका कोऑर्डिनेट 700 और 300, ये यहाँ से 700 एक्स का मान 700 और वाई का मान ये 300, और यही बिंदु होगा। अब आते हैं बिंदु को प्राप्त करते हैं हम लोग 500 और 400, एक्स कोऑर्डिनेट का मान यहाँ पे 500 और फिर वाई कोऑर्डिनेट का मान हमारा 400, और कहाँ पे होगा ये, इसको हम लोग आगे बढ़ाएं ऊपर की तरफ, और इसको अब यहाँ पे एक्चुअली बिंदु प्राप्त करने के लिए, चूँकि हम लोग कोऑर्डिनेट पे बहुत अच्छे ढंग से बात कर चुके हैं, लेकिन कुछ लोग जो नए हैं समझ में नहीं, इसलिए यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल में बात कर रहे हैं कि क्या देख रहे थे कि 500 ये आपका यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट का मान और वाई कोऑर्डिनेट का मान 400, वो बिंदु प्राप्त करते हैं तो इसको वाई एक्सिस के समांतर आगे लेके चलते हैं, क्योंकि आपको ये तो ग्राफ पेपर पे बनाना है, वहाँ पे ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और बिंदु का जो कोऑर्डिनेट है वो है 500 और ये 400। इसके बाद हम लोग आते हैं फिर दूसरा बिंदु जो 700 और 300 है, तो 700 यहाँ पे और ये 300 यहाँ पे, तो इसको अगर हम आगे बढ़ाएं तो ये यहाँ पे, और 300 को एक्स एक्सिस के समांतर लेके अगर हम चलें, ये जाके यहाँ पे मिला, यानी कि ये बिंदु हमको प्राप्त हुआ, और ये बिंदु हमारा 700, यानी कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट का मान 700 और ये 300। अब देख रहे हैं कि ये पहले इक्वेशन से ये दो बिंदु और फिर इससे दो बिंदु, और ये बिंदु हमको प्राप्त हुआ। अब हम लोग क्या देखें कि एक इक्वेशन से हम लोग यहाँ पे दो बिंदु प्राप्त किए तो दोनों को आपस में मिलाए थे, और फिर दूसरे इक्वेशन से फिर हमारा दो बिंदु प्राप्त हुआ था, और इन दोनों को अगर इस रेखा को अगर हम आगे बढ़ाएं तो हम देखेंगे कि ये कहीं ना कहीं वो दूसरे रेखा से होकर गुजरेगी। और हम पहले से भी बात कर चुके थे कि अगर दोनों
मतलब एक ही रेखा पर स्थित हो, ये जो स्थिति बनाई थी कि x प्लस 2y इक्वल टू 1300 और x प्लस, चूँकि दोनों एक ही तरह का इक्वेशन है और फिर इसलिए और ये इक्वेशन और एक इक्वेशन दोनों एक ही पर स्थित होगा। और यहाँ पे चूँकि एग्जैक्ट मान हम लोग नहीं ले पा रहे हैं और बोर्ड हमारा छोटा है, लेकिन इसको अगर हम आगे बढ़ाएं तो हमको एक बिंदु प्राप्त होगा कि जो ये रेखा x एक्सिस को टच करेगा तो वो आप देखेंगे कि 1300 पे वो कटेगा। और अगर इस रेखा को अगर हम आगे बढ़ाएं तो देखेंगे कि y एक्सिस को लगभग ये 650 पॉइंट पे काटेगा। तो इससे घबराना नहीं है, कोई भी इक्वेशन आपको दिया हुआ रहे, चाहे वो मान छोटा निकले या बड़ा मान निकले, तो ग्राफ पे हम इसको आसानी से दिखा सकते हैं। और चूँकि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन तो हर हाल में आपका रहता ही है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को ग्राफीय विधि द्वारा आप हल करें। तो ये सब बेसिक चीज़ को अगर हम ध्यान में रखें तो हम बहुत आसानी के साथ इसको दिखा सकते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। और क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन कह रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था और 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। और चूँकि दो फल की बात हो रही है, सेब और अंगूर, तो फिर यहाँ पे भी हमको मान के चलना पड़ेगा कि माना कि 1 केजी सेब का मूल्य x रुपये है, ये हम लोग मान लिए। अब क्या कह रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर, तो 1 केजी सेब का मूल्य x रुपये है, तो 2 केजी सेब का मूल्य कितना हो जाएगा? स्वाभाविक बात है 2x। और फिर अंगूर 1 केजी, और हम लोग मान चुके हैं 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपये है, तो 2x प्लस y, और इन दोनों का मूल्य को अगर हम जोड़ें तो कितना पड़ 160 रुपये, ये 160। अब इसमें यहाँ पे कोई कॉमन नहीं, ये हमारा पहला इक्वेशन हुआ। 1 महीने बाद 4 केजी सेब, हाँ यहाँ पे एक चीज़ समझना है कि जब इस क्वेश्चन में हम लोग मान लिए कि 1 केजी सेब का, अभी चूँकि क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ महीने के बाद, 1 महीने के बाद, और ऐसा नहीं है कि 1 महीने के बाद सेब और अंगूर का मूल्य बदल जाता है, ऐसा नहीं है। और यहाँ पर हम लोग जो माने हैं उसी रेट को लेकर आगे बढ़ना है। 1 महीने बाद 4 केजी सेब, तो 4 केजी सेब का मूल्य कितना हो जाएगा? 4x, और 2 केजी अंगूर, और 2 केजी अंगूर का मूल्य ये हमारा 2y, और ये मिलकर कितना, ये 1300 रुपये, 1300 रुपये, सॉरी 1300 नहीं, ये 300 रुपये है। 160 और ये 300 रुपये। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमको दिख रहा है कि इस इक्वेशन में कॉमन हमारा आ सकता है। अगर कॉमन निकालें तो 2, ये 2x और प्लस y और इक्वल टू 2 इंटू, है ना, 150 को 2 से गुना करें, ये 2 और 2 हमारा कैंसिल हो गया, तो 2x प्लस y और इक्वल टू 150, ये हमारा, सॉरी ये पहला इक्वेशन हो गया था, और ये हमारा दूसरा इक्वेशन, ये हो गया बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना। 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 और 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। जैसा कि हम लोग क्वेश्चन को देख रहे थे कि ये 2x प्लस वाई बराबर 160, और ये इक्वेशन निकल कर आया हमारा 2x प्लस वाई बराबर 150। ये मतलब जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका जो 2 इक्वेशन हम लोग प्राप्त किए, ये बीजगणितीय रूप में ये हमारा व्यक्त हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर हम ग्राफीय विधि की अगर हम बात करें तो उसका भी मान निकल जाएगा। लेकिन एक गहराई से समझने की बात यहाँ पे है कि अंगूर और फिर सेब का जो मूल्य है वो फिक्स है x और y, और अगर दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेरिजन करें तो इस इक्वेशन के लेफ्ट साइड में अगर हम देखें तो जो खरीदा गया है वो 2 केजी सेब और फिर 1 केजी अंगूर, और इसका मूल्य हम कह रहे हैं कि 160 रुपये है, ठीक है। और जबकि वही सेम रेट मतलब 2 केजी फिर सेब और फिर 1 केजी अंगूर, और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि उसका मूल्य 150 रुपये, जो कि मतलब सही नहीं है, इक्वेशन यहाँ पे गलत।
लेकिन चूंकि हम लोगों को दिया हुआ है मान, तो ये बीजगणितीय रूप में हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन अब अगर हम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ भी हम खींच सकते हैं, लेकिन ये हमारा दो अलग अलग रेखा प्राप्त होगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये जो मान 160 है और यहाँ पर भी ये मान 160 होना चाहिए, लेकिन ऐसा मान हमारा नहीं आ रहा है। और यहाँ पे हमको जो लग रहा है वो ये कि यहाँ पे सिखाया जा रहा है कि आप बीजगणितीय रूप में इक्वेशन को बना पाएँ और फिर उसको ग्राफीय रूप में व्यक्त करें, इसलिए यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन दिया गया है। लेकिन अगर क्वेश्चन जो इक्वेशन की अगर हम बात करें तो इक्वेशन कहीं ना कहीं ये गलत है। ये रेट हर हाल में दोनों का सेम होना चाहिए था। अगर हम बात करें ग्राफीय रूप की, चूँकि कंडीशन यहाँ पे गलत है, अगर आप बनाना चाहें तो आपको दो सरल रेखा प्राप्त होगा और उस मान को आप दिखा भी सकते हैं, लेकिन चूँकि कंडीशन गलत है इसलिए यहाँ पे हम इसको छोड़ देते हैं। क्योंकि इक्वेशन हर हाल में सही होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे सही नहीं है। कॉमन सेंस की बात है, एक जगह 2 केजी और सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य इतना हो जाता है और वही रेट में ये 150 कैसे हो जाएगा, एकदम सोचने से एकदम परे बात है। और इसलिए हम इस ग्राफीय विधि से इसको हम छोड़ के निकलते हैं।